ऋतु स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। काशी, सुबह का समय। घाट पर दो लड़कियां जिनकी उम्र लगभग 6-7 साल होगी, दोनों घाट पर बैठकर उगते सूर्य को देख रही थी। उसमें जो छोटी लड़की थी वो लड़की बड़ी लड़की से कहती है, सुनो ना, तुम हमारे साथ प्रयागराज चलो, हम लोग वहाँ खूब खूब मस्ती करेंगे। तो बड़ी लड़की कहती है, चलूंगी पर अभी नहीं। ठीक है। बड़ी लड़की प्यार से उसके गालों को छू कर कहती है। तो छोटी लड़की मुंह बनाते हुए कहती, रहने दो तुम, ठीक है। बड़ी बड़ी लड़की उसमें मुंह बनाने बनाने से हम देती है। फिर पीछे से एक आवाज आती है जो कि उन दोनों को ही बुला रही थी, अगर आप दोनों से सहेलियों का हो गया हो तो आ जाइए। वो औरत करती है और उनके पास आ जाती है। फिर जो छोटी लड़की होती है वो मुंह बनाते हुए कहती है, आंटी सुनो ना, हम और अन्वी साथ साथ रहना चाहते हैं, तो आप हम इसे हम लोगों के साथ जाने दीजिए ना। हम लोग कोई मस्ती नहीं करेंगे, बस सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे। प्लीज प्लीज ना ऑन। वो औरत उसे देखते हुए कहती है कि मैं मानती हूँ कि तुम दोनों पक्के वाले दोस्त हो, पर अगर मेरी अनवी चली जाए तो मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर। देखो स्मित बेटा, आप सभी छोटे हो और अभी यहाँ घूमने आते हो, बड़े हो जाओगे तो आप भी ये सब भूल जाओगे। वो उसे समझाते हुए कहती है। समय अजीब सी शक्ल बनाते हुए उन्हें देखती है, जिसे कह रही हो कि आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी जान से बढ़कर अपनी बहन से भी ज्यादा दोस्त को भूल जाऊंगी। सिमी जैसे कि कुछ कहने वाली होती है, तभी उसे अनवी पकड़ते हुए कहती है, बस करो सिमी, मैं बाबा से बात करूंगी, चलने के लिए है ना माँ। वो अपनी माँ से अपनी टिमटिमाती आंखों में मासूमियत लिए देख कर कहती है। तो उनकी माँ सरस्वती जी उन दोनों को इस तरह देख के उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि कैसे वो गीत भी हमेशा उसके साथ रहने की जिद किया करती थी। पर शादी के बाद वो बनारसी काशी आ गई और उनकी प्यारी सहेली जो अब समी की माँ है, वो प्रयागराज में ही रह गई। उनकी माँ ने इन दोनों की तरफ देखा जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों लिए मासूमियत से उनकी तरफ देख रही थी, जैसे उनके हाँ हाँ का जवाब कर दिया हो। सरस्वती जी ने दोनों से कहा, चलो पहले नाश्ता कर लो, फिर बात करते हैं। फिर वो अपना सिर हिला के वहां से चली जाती है और और वे दोनों एक दूसरे की तरफ एक छोटे से क्यूट से पपी की तरह देखती है और फिर वहां से चली जाती है। उनके जाने के कुछ ही देर बाद वहां पर एक 70-75 साल का एक बूढ़ा क- कह लो या फिर नौजवान, एकदम यंग मैन की तरह घाट की तरफ आता है। उनके उनके पीछे दो बॉडीगार्ड भी आते हैं, जिन्होंने वो वहीं पीछे रुकने को बोलकर अपने साथ दिए दो बच्चे की जिनकी उम्र लगभग 12 साल थी, वो वे उनके साथ घाट की तरफ चल देते हैं। वो बुढ़ा आदमी उनका दादा था, जिसे वो दोनों ग्रैंडपा कह के बुला रहे थे। उनमें से जो पहला लड़का होता है वो थोड़ा मजाकिया टाइप था, और जो दूसरा लड़का था वो एकदम सीरियसली, जैसे कि कोई 10 साल का लड़का नहीं 20 साल का हो। पहला लड़का कहता है, ग्रैंडपा, हम जब से यहाँ आए हैं तब से आप डेली हमें और एवी को, दूसरे लड़के की तरफ इशारा करते हुए, जो जो बिना किसी इमोशन के गंगा नदी के बहती धाराओं को देख रहा था, ले लेकर आते हो, ऐसा क्यों? उसने मासूमियत से यह सवाल पूछा, जिस जिस पर उनके ग्रैंडपा अजीराव बागवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन और प्रेसिडेंट भी है। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती है, बच्चा, मेरा बचपन यहीं बीता है। मैंने यहीं तुम्हारी दादी को पहली बार देखा और उनसे प्यार भी हुआ।
मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है बच्चा, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ लेके आता हूँ, जिससे तुम दोनों यहाँ आओ और अपने बचपन को अच्छे से जियो, ना कि शहर वाले भाग दौड़ में। तो ऐसी एक्साइटेड होते हुए, तो क्या मुझे भी दादी मिलेंगी आपकी तरह? उसकी बात सुन के एवी उसे घूरने लगता है, तो वहीं उसके दादा को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहते हैं, अरे अरे, तुम्हारी दादी मेरी बीवी है और तुम्हें दादी नहीं कर एक परी मिलेंगी समझो। वो उसके सिर को सहलाते हैं, तो फिर एसपी कहता है, कब मिलेंगी? उसके पूछने से इरिटेट होते हुए, कैन यू जस्ट शट योर माउथ, अदरवाइज आई विल शट परफेक्टली। उसके बाद धमकाने से एसपी मुंह बना लेता है और वो चुप हो जाता है। वहीं जो उन दोनों के ग्रैंडपा ये सब देख रहे थे, वो मन में सोचते हैं, ये भी क्यों सब बच्चों जैसा नहीं हुआ? कभी कभी तो मुझे ही डर लगता है इससे। फिर वो अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आके कहते हैं, चलो बच्चों हवेली चले। तो ठीक है। फिर सभी वहां से जा ही रहे होते हैं कि एवी को कुछ नीचे चमकती हुई चीज गिरे दिखती है, जैसे कोई ब्रेसलेट हो। वो उसे उठा लेता है, जिससे एजे लव एम लिखा होता है। एवी को थोड़ा अजीब सा फील होता है, पर वो उसे उठा के अपने जेब में रख लेता है और उन लोगों के साथ चला जाता है। यहाँ मिश्रा निवास में यू ये तो वो ज्यादा बड़ा घर नहीं था, पर उसे इतनी खूबसूरती से समझाया गया था कि वो दिखने में बड़ा ही सुंदर घर लग रहा था। उसी घर में जब वो दोनों कार्ड से घर आए थी, तो चुपचाप नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। दोनों का एक ही कमरा था, इसलिए दोनों अपने कमरे में बैठकर कुछ खुराफाती सोच रही थी। सबसे ज्यादा दिमाग उन दोनों में छोटी वाली लगा रही थी, और बड़ी वाली अनवी, जो कि उसे कुछ करने की रोक रही थी, पर वो मान नहीं रही थी कि वो सिमी अपने छोटे से सिर को ब्रेड ने घुसा के कुछ तूफानी सोच रही थी कि कैसे अनवी को अपने साथ ले जाए। वो बार बार अपनी बड़ी बड़ी पलकें चुपका चुपका पर ध्यान में मग्न थी। मिश्रा निवास कमरे में अनवी कब से सिमी को ऐसे ही देख देख के परेशान हो जाती है, क्योंकि सिमी उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। फिर अनवी, सुनो ना सिमी, बस करो, अब हम लोग नीचे चल के कुछ खाते हैं। बहुत जोर से पेट में चूहे हड़ताल मचा रखे हैं। चलो ना सिमी, जो से अभी तक अपने छोटे से दिमाग दिमाग को लगा लगा के परेशान हो चुकी थी, पर उसे अभी तक कुछ समझ नहीं था। और ऊपर से अनवी का खाना को कहना जैसे कि सिमी को इसी का इंतजार था। वो तुरंत उठ के बैठ जाती है और टिमटिमाती आंखों से अनवी को कहती है, हाँ यार, इसलिए तो मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। अब पता चला, मुझे तो भूख लगी थी। चलो अब चलते हैं हम लोग, ये कह के वो बिना उसे देखे गायब हो जाती है और बेचारी अनवी मुंह लेके खड़ी रह जाती है। फिर वो भी पीछे से उसके साथ चली जाती है। अब वो दोनों नीचे आते हैं, तो देखते हैं कि घर में बस कोई माँ ही थी, और बाकी घर वाले, सरस्वती जी अनवी की माँ, दिलीप दिलीप जी अनवी के पिता, गीता जी समी का माँ, और उसका 10 का बड़ा भाई समीर। कोई भी घर में नहीं था, तो अनवी को दाहिमा से पूछती है कि सब लोग कहाँ है, तो दाहिमा कहती है कि सब लोग मंदिर गए हुए हैं कल की पूजा के लिए। कल वैसे ही समी के पापा रमेश जौहर की बरसी है, तो उसी की पूजा के लिए सब मंदिर गए हुए थे। समी के पापा की डेथ एक एक्सीडेंट में हो गई थी। तब समी 4 साल की थी, तो उसे इतना ये सब पता नहीं था।
नहीं होता है, चूंकि चूंकि समी मम्मी गीता जी बनारस की थी, इसलिए ये हर साल प्रयागराज से यहाँ आ जाया करती थी अपनी सहेली के पास, जो कि सरस्वती जी के और अपने पति का श्राद्ध किया करती है। तो अनवी कहती है, ठीक है, अब आप हम लोगों के लिए मैगी बना दीजिए ना, भूख लगी है प्लीज। तो दाहिमा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक ठीक है गुड़िया, हम बना देते हैं आप लोगों के लिए। कोई किचन में चली जाती है। दादी माँ सरस्वती जी के घर पर बहुत सालों से काम कर रही है, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए यही सबके साथ रहती है और काम करती है। घर में सभी लोग इनकी इज्जत करते हैं। कुछ समय बाद दाई माँ मैगी लेके उन दोनों के पास आती है, जो अभी वो दोनों हॉल में लगे टीवी पर कार्टून सिंचन देख के वहीं सोफे पर लोटपोट हंसते हुए जा रही थी। दाई माँ, लो बच्चों, जल्दी से गर्मा गर्म मैगी खा लो, फिर तुम दोनों को मुझे मंदिर भी लेकर जाना है, उन लोगों ने तुम दोनों को वहाँ बुलाया है। ठीक है, जल्दी खा लो, अनवी और सिमी से कहती है और अंदर अंदर किचन में चली जाती है। और फिर फरी हमारी दोनों क्यूट सी गर्ल मैगी को पूरा ऐसे साफ कर जाती है जैसे कि सदियों से इसी की भूख की हो। वैसे भी इन दोनों की मैगी फेवरेट ही है, तो इसे खाने में ये लोग टाइम नहीं लगाते हैं। मैगी खाने के बाद सिमी कहती है, चलो पेट पूंजा हो तो हो गई, अब फिर से सोचते हैं कि कैसे तुम्हें साथ लेके जाए। और ये कह के सोचने सोफे पे ही आलती पलथी करके अपने छोटे से सिर पर अपने छोटे से हाथ को रखकर ऐसे सोचने की एक्टिंग करती है जैसे कि कोई सीरियस मामला हो। तो अनवी उसे समझाते हुए कहती है नहीं, रहने दो, इस बार जब तुम अगली बार आओगी तब मैं पहले से ही माँ बाप से बात कर लूंगी, फिर हम दोनों साथ में प्रयागराज तुम्हारे घर चलेंगे। ठीक है समी, बेचारा सा मुंह बना के, तुम ना मेरी दोस्त हो ही नहीं, हर साल हम लोगों को यहाँ बस एक महीने के लिए आते हैं और बस मुझे तुम्हारे साथ इतना रहने को मिलता है, फिर हम दोनों अलग अलग हो जाते हैं और तुम यही हर बार कहती हो कि चलोगी पर नहीं चलती, पर इस बार तुमको लास्ट से चांस दे रही हूँ। ठीक है, अगली बार आऊंगी तो तुम्हें साथ लेके चलूंगी, ठीक है, चलो प्रॉमिस करो। सिमी इतना कह के अपने छोटे से हाथों की आखिरी उंगली को उसकी तरफ देख के कहती है कि प्रॉमिस करो तुम अगले बार मेरे साथ चलोगी। ओके, अनवी ने अपना हाथ आगे बढ़ा के कहती है, ठीक है प्रॉमिस, अगले बार पक्का मैं खुद तुमसे मिलने आओगी। ठीक है समी कहती है। फिर अचानक समी अपना हाथ देखती है और कहती है, मेरे ब्रेसलेट कहाँ गए, सुबह तक तो मेरे पास ही थे। वो रानी शक्ल बनाते हुए इधर उधर ढूंढते हुए कहती है। तो अनवी कहती है, परेशान मत हो, यही कहीं होगा, मिल जाएगा। समी कहती है, अरे यार, वो तुमने मुझे मेरे बर्थडे पे दिया था, और तो उसमें तुम्हारा और मेरा एस जे सीमा जौहर और एम अनवी का मिश्रा नाम भी लिखा हुआ है, वो कैसे खो सकता है। और फरी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मोती जैसे आंसू निकालने लगती है। फिर अनवी से उसे मुश्किल से चुप कराते हुए कहती है, ठीक, मैं तुम्हें उसी तरह दूसरा दे दूंगी, पर रो मत अब। तो समीर फिर चुप हो जाती है, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो दोनों दाई माँ के साथ मंदिर की तरफ चली जाती है। यहाँ इस वक्त सभी लोग थे और पंडित से वो कल के लिए बात कर रहे थे। जो समीर का बड़ा भाई समीर था, वो बहुत ही हैंडसम था, भले ही वो अभी 10 साल का था, पर अपने पापा रमेश जी के जाने के बाद अपनी माँ को इतना मेहनत करके काम करता देख के वो उसी उम्र में ही कुछ हद तक सीरियस हो गया था। क्योंकि समी का फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली है और समी
की मां गीता जी स्कूल टीचर है और उनके दो बच्चे सिमिक और समीर अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी फैमिली में इतने ही लोग हैं, बाकी लोग आगे पता चलेगा। जैसे साफ साफ बड़े अक्षरों में बागवा हवेली लिखा हुआ था, सामने गार्ड्स आके, इधर बनारस की सबसे शानदार हवेली बागवा हवेली में अधिराज बागवा एवी और एसवी को बागवा हवेली लेके चले जाते हैं। उनकी कार बनारस को सड़कों पर हवा को चीरते हुए चल रही थी। उनके कार के आगे और पीछे दो दो कार चल रही थी। वो कार बॉडीगार्ड की थी जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अधिराज बागवा पूरे इंडिया ही नहीं लेकिन पूरे एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है और उनके कई सारे दुश्मन भी है और इसी दुश्मन के चक्कर में उन्होंने अपनी बहू को खो दिया और उनकी फैमिली में सिर्फ अधिराज बागवा, सारिका अधिराज बागवा, इनके बड़े बेटे धनराज बागवा, इनकी दूसरी बीवी मेनका बागवा जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करती थी और इनकी पहली बीवी निमिता बागवा की मौत के बाद धनराज बागवा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर ली। इनके छोटे छोटे बेटे श्लोक बागवा, आस्था श्लोक बागवा और उनकी बेटी जो भी अभी 3 साल की है, श्रुति बागवा। और जो हमारे दो हीरो है वो अपनी बहनों पर जान देते हैं, एक राजकुमार की तरह रखते हैं। एवी तो दुख दिखाता नहीं है पर वो भी बहुत चाहता है। अब लोग उन उनकी कार एक आलीशान हवेली के आगे रुकती है और मेन गेट पे ही डायमंड का एक बड़ा सा नेम प्लेट लगा हुआ था, जिसमें साफ साफ बड़े अक्षरों में बागवा हवेली लिखा हुआ था। सामने गार्ड्स आके गेट खोलते हैं और उनके कार गेट के अंदर आती है और गेट बंद हो जाता है। फिर एक गार्ड जल्दी से आके उसके कार को गेट खोलता है और उससे उसमें से अधिराज बागवा, एवी एवी और एसवी निकलते हैं और वो लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ अधिराज बागवा अपनी बीवी सारिका बागवा के साथ, अपने पोते पोती के साथ, अपनी बहू निमिता बागवा की बरसी के लिए आए हैं और उनका बड़ा बेटा धनराज बागवा अपनी दूसरी बीवी में मेनका बागवा के साथ वेकेशन पर है और वो लोग श्राद्ध वाले दिन आएंगे। और उनका छोटा बेटा श्लोक बागवा दिल्ली में अपने बिजनेस को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ उनकी बीवी सारिका बागवा, एवी और एसवी और इनकी बहन श्रुति बागवा यही लोग यहाँ है। हवेली के अंदर सारिका जी अभी अभी मंदिर से पूजा करके आई है और वो जब गेट पे उन लोगों के अंदर आते हुए देखती है तो उनके पास जाके कहती है, अधिराज बागवा से कहती है, हो गया घूम लिए अरे काम से कम आप तो बड़े हो जाएंगे जब आपकी उम्र नहीं है कि आप उसे यंगमैन की तरह एक्साइटेड करें। अब तो आपके पोते पोतिया की उम्र है ये सब करने की। तो धीरज बागवा चिढ़ते हुए कहते हैं, देखते आपकी उम्र हो गई है, मैं तो अभी बस कम उम्र का ही हूँ, कोई भी मुझे देख के इम्प्रेस हो जाती है ना बच्चों। धीरज बागवा ए और एसवी की तरफ देख के कहते हैं, तो एसवी जल्दी से वो ग्रैंडपा और सही कर रही हो। फिर वो एवी की तरफ देखता है जो बिना किसी इमोशन के वहां खड़े होके उन लोगों को देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। फिर धीरज बागवा अपनी बीवी की तरफ देखते हैं और खा खा जाने वाली नजरों से उन दोनों दादा पोते को देख रही थी। दादी जी यह देखते हैं तो समझ जाते हैं कि मामला बिगड़ने वाला है, तो वो जल्दी से बात संभालते हुए कहती है, अरे मेरी जान, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, अपनी जवानी के दिनों से देखती अभी तक हो। प्लीज अब ये सब छोड़ो, चलो नाश्ता करते हैं। कल बरसी की तैयारी के लिए पंडित जी को बुलाया लिया है।
घाट पे ही पूजा होगी तो अभी उसको भी देखना है। यह कह के वो जल्दी से गायब हो जाते हैं कि कहीं कोई बम ब्लास्ट न हो जाए। सारिका बागवा उससे जानती थी और वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चली जाती है और दोनों बच्चे अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। कुछ देर बाद दादी माँ सभी बच्चों की आवाज लगाती है कि चिक्की चिकी चिकी चुक चिकी चुकू किन्नू आ जाओ, सभी नाश्ता कर लो। किन्नू सठियों से आता हुआ कहता है, ग्रैंडपा ग्रैंड श्रुति अभी तक उठी नहीं। ग्रैंडमा कहती है, नहीं बेटा, जाके जगाओ, कितनी बार उठाया पर नहीं उठती। तो किन्नू कहता है, ठीक है, मैं अभी चिकी को एक लेके जाता हूँ, आप नाश्ता लगाओ। कह के वो चला जाता है और इधर एवी के रूम में एवी जब अपने कपड़े चेंज करता है तो उसे अपने पॉकेट से कुछ गिरा गिरता हुआ देखता है तो वो उसे उठा लेता है और वो और कुछ नहीं, वही ब्रेसलेट थी जो घाट पे उसे मिली थी। वो उसे अपने हाथों में लिए देखते हैं, उस किसका है ये और ये इस पर क्या लिखा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह ऐसे अपने पास है फिर से रख के ज्यादा न सोचते हुए कपड़े पहन के नीचे जाने लगता है श्रुति के रूम में। श्रुति अपने छोटे हाथों में बड़े बड़े से टेडी बियर को लेकर उसे अपना सिर गुस्साए सो रही थी। तभी कोई आपके उसको हाथों से वो लेके उसे साइड में रखकर उसे प्यार से उठाता है। चीकी उठो, उठ जाना, कितना सोएगी। चीकी कसमसाते हुए, अभी थोड़ी देर और भैया प्लीज। एसपी कहता है, नहीं अब बस भी बस भी कर, या मैं उसे बुलाऊं जिसे देखने पर से तू उठ के बैठ जाएंगी। तभी उसे कमरे में पीछे से किसी की आवाज आती है और कौन नहीं उठा अभी। ये आवाज सुनते ही श्रुति की नींद उड़ जाती है और वो जल्दी से अपने दोनों छोटों हाथों को अपनी आंखों में मिचते हुए, अरे 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 अरे, मैं तो उठ गई भैयू। वहीं एसपी आवाज सुनता है तो समझ आता है कि अभी उसका छोटी सी बहन उसके उठाने से उठ नहीं रही थी और अब अचानक से के उसकी सारी नींद गायब हो गई। वो मुस्कुराते मुस्कुराते पीछे देखता है तो पीछे कौन है। पीछे जानने के लिए आगे देखिए।